Hi guys, welcome back. My name is C.S. Shantanu Mandaria. Once again, welcome you all to the December 2023 amendment. तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब ICSI अमेंडमेंट्स निकालता है जून और दिसंबर के एग्ज़ाम से पहले हमेशा हम सारे ही सब्जेक्ट्स के अमेंडमेंट्स जो है वो कंप्लीट करते हैं, वेल इन टाइम कंप्लीट करते हैं। तो एक बार फिर से समय आ चुका है कि दिसंबर 2023 के एग्ज़ाम से पहले जो अमेंडमेंट्स अब सभी सब्जेक्ट्स के लिए आए हैं अभी, तो आज हम गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस एंड एथिक्स, जिसको आप एथिक्स भी कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। बट इसके बाद आई थिंक ग्रुप 2 के अमेंडमेंट्स हैं, सेक्रेटरियल ऑडिट, RCD, CRIB, MDCAS, कॉर्पोरेट फंडिंग, इंसॉल्वेंसी एंड IPR, इन सब में अमेंडमेंट्स हैं। और कुछ पेपर्स में तो आई थिंक 100 पेजेस से ज़्यादा के भी अमेंडमेंट्स हैं। तो आई थिंक किसी के अंदर भी मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा कि 25-30 पेज के अमेंडमेंट है। हर जगह 40, 50, 100 इस तरीके के नंबर ऑफ पेजेस हैं अमेंडमेंट्स को लेके। बट आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, क्योंकि मैं सारे के सारे अमेंडमेंट्स जो है जहाँ हैं, जिस सब्जेक्ट की आपने क्लासेस ली हैं, चाहे D10 है चाहे फास्ट ट्रैक है, सारे के सारे अमेंडमेंट्स कंप्लीट कराने वाला हूँ। अब जब इस सब्जेक्ट के बारे में आज फिर से बात करने का मौका मिला है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं दिसंबर 2023 के अमेंडमेंट है। तो अमेंडमेंट से पहले आप ये मेक श्योर करिएगा कि आपने जो हमारी क्लासेस हैं, चाहे वो आपने डिटेल क्लासेस ली हैं या फिर फास्ट ट्रैक क्लासेस ली हैं, उसको आपने कंप्लीट कर लिया हो। उसके बाद ही आप ये अमेंडमेंट्स देखें। एंड अब तो आई थिंक ये आप जानते ही हैं कि जो कोर्स है वो ये वाला जो कोर्स है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में आज बात कर रहे हैं, टेक्निकली इसको न्यू कोर्स कहते थे, बट अब ये ओल्ड कोर्स हो चुका है, क्योंकि ICSI ने 2022 सिलेबस लॉन्च कर दिया है, जो कि 2023 में जिसके मॉड्यूल्स आए हैं, और जून में 2024 में उसका पहला अटेम्प्ट भी होगा। तो उसके बारे में भी बात करेंगे जैसे जैसे आगे जाएंगे। बट फिलहाल हमारा फोकस इसी पे होगा, बिकॉज मेरा ये मानना है कि जो बच्चे ओल्ड में हैं, भगवान करे ऐसा ही हो कि वो इसी में उनका क्लियर हो जाए, उन्हें कोई स्विच ओवर या ये सब कराने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि इतनी मेहनत स्टूडेंट करता है, मैं जानता हूँ, रातों रात लग जाती हैं, और क्या क्या सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ता CS बनने के लिए, और उसके बाद भी अगर हमें अपनी मर्ज़ी का रिजल्ट नहीं मिलता तो डेफिनेटली बुरा तो लगता है। तो चलिए विद द पॉजिटिव नोट कि इस बार जो हो गया वो हो गया, बट इस बार जो होगा वो अच्छा होगा और हम अच्छे मार्क्स से पास होंगे। इस पॉजिटिव नोट के साथ शुरुआत करते हैं दिसंबर 2023 के अमेंडमेंट्स के बारे में। आप देख रहे हैं शांतनु इंतानिया अकेडमी की क्लासेस, और हम बात कर रहे हैं दिसंबर 2023 के अमेंडमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहला जो चैप्टर है इसके अंदर वो है बोर्ड इफेक्टिवनेस। इसके बारे में बात करेंगे, जो कि मॉड्यूल्स के हिसाब से चैप्टर नंबर 3 है। अब देखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आप सभी जानते हैं ऐसे लोग हैं जिसके भरोसे जो है वो कंपनी चल रही है, या यूँ कह दीजिए जिनके डिसीजन मेकिंग पे शेयर होल्डर्स को विश्वास है कि जो फैसला वो लेंगे, जो वो कहेंगे, जैसा वो करना चाहेंगे, वो सभी के फ़ायदे में होगा, सभी के हित में होगा, उसमें सबका बेनिफिट होगा। पर इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कुछ कायदे कानून बनाए गए हैं, क्योंकि अब एक डायरेक्टर है तो इंसान है कि अब देखिए, आप अगर ट्रेनिंग भी करते हैं, और क्योंकि बहुत सारे CS प्रोफेशनल के स्टूडेंट्स ट्रेनिंग भी करते हैं, और अगर नहीं भी, बट फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रेनिंग करते हो साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हो, तो आप ही जानते हैं कि कितना हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि ये दो चीज़ें ही नहीं है लाइफ के अंदर। इसके बाद आपकी पर्सनल लाइफ भी आ जाती है, घर के भी कुछ मैटर्स करने हमें पड़ते हैं, सॉर्ट आउट, वो सब आ जाता है, और मिसलेनियस चीज़ें, तो बहुत कुछ है जो दिमाग में इस समय चल रहा होता है। तो जब अपने बारे में हम ये सोच सकते हैं, तो हम ये भी सोचेंगे, आप कहते हैं कि एक डायरेक्टर बहुत सारी कंपनीज में डायरेक्टर हो सकता है, चलिए अभी लिमिट 20, 15, वो सब मैं बोलता हूँ 10 भी बहुत है, तो उसके लिए मैनेज करना कितना डिफरेंट होगा, कितना डिफिकल्ट होता होगा, क्योंकि हर कंपनी अपने आप में एक है। आप ये देखिए कि एक स्कूल है या कॉलेज है, आप महीने में, मतलब अगर एक डायरेक्टर 15 कंपनीज में डायरेक्टर है, तो 2 दिन एक तरीके से एक कंपनी को दे पा रहा है, जिसमें भी सैटरडे संडे हमने इंक्लूड नहीं किया, पब्लिक हॉलीडेज इंक्लूड नहीं किए। तो महीने में सिर्फ 2 दिन देने से आपको क्या लगता है कि सब कुछ समझ आ जाएगा उस डायरेक्टर को? आई थिंक थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कुछ कायदे कानून लाए गए हैं कि एक जो डायरेक्टर है वो कितनी और कंपनीज में कमेटी का मेंबर हो सकता है या चेयरपर्सन हो सकता है, क्योंकि डायरेक्टर होना, बोर्ड पे होना एक अलग बात है, और कमिटीज़ का पार्ट होना एक अलग बात है। अब आप जानते हैं कि कंपनीज एक्ट 2013 या SEBI LODR के हिसाब से अलग अलग कमिटीज़ बनाई गई हैं, जिसमें कि ऑडिट कमेटी है, या स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी है, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी है। ये वो कमेटीज़ हैं जिनका होना मैंडेटरी है, और इनका कॉम्पोजिशन भी इस बात पे डिपेंड करता है कि जो चेयरपर्सन है, जो चेयरमैन है, वो एग्जीक्यूटिव है, नॉन एग्जीक्यूटिव है, इंडिपेंडेंट है, उसके बेसिस पे बाकी जो बोर्ड का कॉम्पोजिशन है वो डिसाइड होता है। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे और देखेंगे इस अमेंडमेंट में यहाँ पे क्या कहा गया है।
तो कहते हैं अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 26 ऑफ द सेबी LODR, a director shall not be a member in more than 10 committees or act as a chairperson of more than 5 committees across all listed entities in which he/she is a director, which shall be determined as follows. तो एक इंडिविजुअल मैक्सिमम 10 कमिटीज़ में डायरेक्टर हो सकता है और 5 कमिटीज़ में या 5 कमिटीज़ का चेयरपर्सन या चेयरमैन हो सकता है। अब आई थिंक ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था, बड़ा सिंपल था, बट अगर इसके बारे में सोचेंगे तो शायद दिमाग में ये सवाल भी आएगा कि 10 कमिटीज़ का अगर एक डायरेक्टर 10 कमिटीज़ का पार्ट बन सकता है तो कौन सी कमेटी की बात कर रहे हैं और कौन सी टाइप ऑफ कंपनीज़ में ये कमिटीज़ हो तो एप्लीकेबल होगा। मतलब क्या ये रूल जो है तो प्राइवेट कंपनीज़ में भी अगर हमने कमेटी बनाई है वहाँ पे भी 10 की ये जो कैपेसिटी है ये एप्लीकेबल होगी और 5 की चेयरपर्सन की कैपेसिटी एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी, इसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे एक आगे है कि जब आप 10 की बात करते हैं कि एक इंडिविजुअल 10 कंपनीज़ में जो कमिटीज़ हैं उसका पार्ट बन सकता है, तो पहली बात तो जो कमिटीज़ हैं वो जो 10 की लिमिट के अंदर आएंगी वो वही कंपनीज़ आएंगी जो कि पब्लिक हैं, चाहे वो लिस्टेड हैं चाहे वो नहीं हैं। अगर आपकी कोई प्राइवेट कंपनी है, सेक्शन 8 कंपनी है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, तो वो इस 10 की लिमिट से बाहर है, यानी उसकी आप कह सकते हैं काउंटिंग इसके अंदर नहीं करी जाएगी। हम यहाँ पे कंसर्न है पब्लिक कंपनीज़ के लिए। अब जैसे कि मैंने कहा चाहे वो लिस्टेड है चाहे अनलिस्टेड है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो पब्लिक हैं, आखिरी में LTD के वर्ड का इस्तेमाल करती हैं तो उनको काउंट किया जाएगा फॉर डिटरमाइनिंग कि वो 10 जो है वो लिमिट एग्जॉस्ट तो नहीं हो रही है, बट प्राइवेट कंपनीज़ को इससे दूर रखा गया है। अब जो दूसरा सवाल आएगा कि अभी मैंने आई थिंक उससे पहले खुद ही बोला कि हमने कहा कि कमिटीज़ सेबी LODR का भी रेफरेंस लिया और कंपनीज एक्ट का भी लिया और कहा कि काफ़ी सारी कमिटीज़ हैं, उनके कुछ नाम भी आपके सामने रखे, जैसे कि ऑडिट कमेटी है, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी है या रिस्क मैनेजमेंट कमेटी है, ऐसी बहुत सारी कमिटीज़ हैं। तो कुछ मैंडेटरी हैं, कुछ नॉन मैंडेटरी हैं। तो जब हम यहाँ पे कमेटी वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं और कहते हैं कि 10 से ज़्यादा कमेटी के पार्ट आप नहीं हो सकते, तो कंपनी तो हमने समझ ली कि कौन सी के अंदर ही 10 की लिमिट एप्लीकेबल होगी, बट आई थिंक ये समझना बाकी है कि क्या हर तरीके की कमिटीज़ के अंदर आएगी। मतलब अगर कोई इंडिविजुअल मान लीजिए 10 कंपनीज़ में कमेटी का मेंबर तो है, बट वो 10 की 10 कंपनी में जिस कमेटी का वो मेंबर है वो है नॉमिनेशन कमेटी या नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी। तो क्या नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी भी इस 10 जो आप बात कर रहे हैं यहाँ पे उसकी कैटेगरी में आएगी, या फिर यहाँ पे हम कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ कमेटी की बात कर रहे हैं, तो वो अब यहाँ पे हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ कमेटी की बात कर रहे हैं जिसका नाम है ऑडिट कमेटी और जिसका नाम है स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। आइए देखते हैं। तो कहते हैं द लिमिट ऑफ द कमेटी ऑन विच अ डायरेक्टर में सर्व इन ऑल पब्लिक लिमिटेड कंपनीज वेदर लिस्टेड और नॉट शैल बी इंक्लूडेड। तो इन्हीं को आपको इंक्लूड करना है, जो पब्लिक कंपनीज हैं वो लिस्टेड है नहीं है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसको इंक्लूड करेंगे। तो प्राइवेट कंपनी सेक्शन 8 कंपनी को आप एक्सक्लूड यहाँ पे कर सकते हैं। For the purpose of determination of the limit, the chairperson membership of the audit committee and stakeholder relationship committee shall be considered. इसका मतलब जो नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी है, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी है, IT कमेटी है या और कोई भी कमेटी है, कंप्लायंस को लेके कोई कमेटी बना दी, मैंडेटरी नॉन मैंडेटरी कुछ भी है, उनको यहाँ पे 10 की लिमिट के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा। तो 10 के अंदर हम सिर्फ पब्लिक कंपनीज को काउंट करेंगे इन द टाइप ऑफ कंपनीज। एंड द सेकंड थिंग व्हिच वी विल count in this is this, as I said, is the audit committee and the stakeholder relationship committee। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अब बात करते हैं कि जो चेंजेस हैं, क्योंकि देखिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक टॉपिक होता है जिसको आप अलग अलग पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं और आई थिंक कॉन्फ्लिक्ट से ही रिलेटेड पार्टी भी काफ़ी हद तक जुड़ा है। तो हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हर डायरेक्टर की जिम्मेदारी है, क्योंकि देखिए ऐसा तो नहीं है कि एक डायरेक्टर आज अगर 5 कंपनीज में कमेटी मेंबर है तो वो पूरी ज़िंदगी सिर्फ 5 में ही रहेगा। हो सकता है 4 में हो जाए, हो सकता है 10 में हो जाए, हो सकता है 8 में हो जाए, मतलब ये फ्लक्चुएट करेगा। अब जब ये फ्लक्चुएट करेगा तो पता किससे चलेगा? उसी डायरेक्टर को पता चलेगा जो कमेटी का पार्ट बन रहा है या कमेटी छोड़ रहा है। तो ये उसकी जिम्मेदारी है, इसलिए कहते हैं लिखा है एवरी डायरेक्टर, ये हर डायरेक्टर की जिम्मेदारी है कि अगर उनके इंटरेस्ट में कोई चेंज आता है, पहले वो कहीं डायरेक्टर थे अब नहीं है या वाइस वर्सा, मतलब किसी कमेटी के मेंबर थे अब नहीं है, तो इसके बारे में उन्हें बोर्ड को जहाँ जहाँ वो हैं सब जगह पे इंफॉर्मेशन देनी होगी कि देखिए भाई पहले मैं 9 कमिटीज़ में मेंबर होता था या 9 कमेटी का मेंबर था, अब रिसेंटली फलाना तारीख को मैंने ये 10th कंपनी में भी कमेटी मेंबर बन गया हूँ। अब चाहे ऑडिट में बना हूँ या जो हमने ऊपर बात करी स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी वहाँ बनाओ, इसके बारे में रेगुलर डिस्क्लोजर देना जिससे कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट
का सवाल पैदा ना हो सके। तो कहते हैं एवरी डायरेक्टर शैल इन्फॉर्म द लिस्टेड एंटिटी अबाउट द कमिटी पोजीशन ही शी ऑक्यूपाइज इन अदर एंटिटीज एंड नोटिफाई चेंजेस एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस। तो जैसे जैसे जो अपडेट होते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। No employee, including the key managerial person or director or promoter of listed entity, shall enter into agreement for himself, herself, or on behalf of the person with any shareholder or any other third party with regard to the compensation। एक बार पढ़ रहा हूँ फिर बात करेंगे। और profit sharing in connection, ये important है, in connection with dealing in the securities of listed entity unless prior approval of the same has been obtained from the board as well as public shareholder by way of ordinary resolution। तो देखिए ये सिंपल सी बात है और आई थिंक इसमें सेबी LODR की बात तो मैं बाद में कहूँगा। कंपनीज एक्ट उससे ज़्यादा पुराना है और काफ़ी समय से है। तो वहाँ पे साफ साफ कहा जाता है कि शेयर आप किसी कंपनी के एम्प्लॉई हैं और आप किसी के साथ डीलिंग में एंटर कर लें, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लें कि आप उसको कंपनी के शेयर देंगे, उससे उसको कुछ फ़ायदा होगा, या आप ये कहें कि भाई मेरी कंपनी के शेयर ले लो, मैं एम्प्लॉई हूँ तो मेरी कंपनी के शेयर ले लो जिससे कि मुझे कुछ फ़ायदा हो जाए, तुम कुछ परसेंटेज दे देना कमीशन। और वो कहते हैं ये सब नहीं चलेगा। किसी भी तरीके का प्रॉफिट शेयरिंग अग्रीमेंट एम्प्लॉई के बीच में और थर्ड पार्टी के बीच में कंपनी के शेयर्स की बिकवाली से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। ये साफ साफ बात यहाँ पे कही गई है प्राइमा फेसिया पॉइंट नंबर 1 में। उसके बाद ये भी कहा गया है कि जस्ट इन केस ऐसा लगता है कि कोई एग्रीमेंट एम्प्लॉय एंटर कर रहा है और वो कंपनी के शेयर्स किसी को दिलवाना चाहता है और उसके बदले उससे कमीशन मिल रहा है, क्योंकि देखिए अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं फलाना कंपनी में काम करता हूँ और अच्छे है कंपनी, आप चाहें तो उसके शेयर ले सकते हैं, तो उसमें मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा। वो जो शेयर ले लेगा, अगर लॉस है तो उसका लॉस है, फ़ायदा है तो उसका फ़ायदा, मेरा कोई रिलेशन नहीं, क्योंकि मैं तो एक जनरल बात सजेशन दे रहा हूँ, एडवाइस नहीं दे रहा। बट अगर मैं ये कहता हूँ कि आप इस मेरी कंपनी के शेयर्स ले लीजिए और उसके बदले, या मैं आपको अपनी कंपनी के शेयर दिला देता हूँ, उसके बदले आप मुझे इतना % प्रॉफिट दीजिएगा, कमीशन दीजिएगा, कोई भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन में एंटर करने की बात करता हूँ, तो वो कहते हैं ये गलत है, ये आप नहीं कर सकते। अगर आप नहीं कर सकते, यहाँ तक बात सही है। अगर आपको करना ही है, आपको लगता है कि मैं किसी को अपनी कंपनी के शेयर्स दिला रहा हूँ और उससे मुझे कमीशन मिल रहा है, तो इसके बारे में आपको पहले बोर्ड से अप्रूवल लेना पड़ेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से अप्रूवल लेना पड़ेगा। उसके बाद ही आप ऐसी किसी ट्रांजैक्शन में एंटर कर सकते हैं बीइंग एन एम्प्लॉई, अदरवाइज आप ये नहीं कर सकते। तो आप ये ध्यान रखें, कोई प्रॉफिट शेयरिंग, कोई कंपनसेशन, कोई कमीशन, किसी भी तरीके की डीलिंग जो कंपनी के शेयर से जुड़ी हुई है, कंपनी के शेयर्स को बेचने से लेके जुड़ी हुई है, वो करने की मनाही है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आपको पहले बोर्ड का अप्रूवल लेना चाहिए, प्रायर अप्रूवल बोर्ड का लेना चाहिए। अब यहाँ पे ये भी कहा गया है कि अप्रूवल सिर्फ बोर्ड का लेने से अकेले काम नहीं बनेगी, आगे हम पढ़ेंगे कि शेयर होल्डर्स का भी हमें अप्रूवल चाहिए, एक मीटिंग बुलानी पड़ेगी। तो पहले बोर्ड अप्रूव करेगा इस बात को और उसके बाद जो मीटिंग हो रही होगी शेयर होल्डर्स की, वहाँ पे प्रस्ताव या वहाँ पे ये चीज़ रखी जाएगी, एक पॉइंट रखा जाएगा डिस्कशन के लिए। अगर शेयर होल्डर्स ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से इस बात को मानते हैं तो डेफिनेटली ये चीज़ अप्रूव कर दी जाएगी, ये चीज़ पास कर दी जाएगी और एम्प्लॉय कमीशन ले और कंपनसेशन ले, फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। पर ये बहुत दूर की बात है, इसके अंदर स्टेजेस है कि पहले बोर्ड अप्रूव करेगा, उसके बाद ही बात जो है वो आगे शेयर होल्डर्स तक पहुंचेगी। तो कहते हैं कि बोर्ड के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया वो ये कि आपको ये जो कॉन्ट्रैक्ट है जो कि एम्प्लॉय और उस थर्ड पार्टी के बीच में हुआ है, जहाँ पे कंपनसेशन शेयरिंग की बात करी गई है, इसकी कॉपी स्टॉक एक्सचेंज में भी फाइल करनी है। अब मान लीजिए क्योंकि सेबी LODR की जो गाइडलाइंस हैं जब से इफेक्टिव हुई हैं, जब ये नहीं थी तब तो भाई ऐसा कुछ था नहीं कि आपको इधर बताना है उधर बताना है, जो पहले बीत गया वो बीत गया। जब से गाइडलाइंस आई आपको ध्यान रखना है कि आप इनको फॉलो करें। अब यहाँ पे ये भी कहा गया, जो नीचे अभी मैं आपको साथ डिस्कस करूँगा, कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट जो है, जो प्रॉफिट शेयरिंग अग्रीमेंट है, उसको अब 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, तो आपको स्टॉक एक्सचेंज को देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पिछले 3 साल वाले ही अग्रीमेंट चाहिए। अगर मेरा और उस बंदे का, मतलब मैं एम्प्लॉई और जिसने शेयर लिए वो थर्ड पार्टी, उसके मेरे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है वो 5 साल तक का था, 4 ऑलरेडी हो चुके हैं, तो अब नेक्स्ट साल जब रिन्यू होगा तब वो दोबारा बोर्ड के पास जाएगा, फिर उसमें शेयर होल्डर्स का अप्रूवल होगा, फिर स्टॉक एक्सचेंज आएगा। बट अभी क्योंकि 3 साल से ऊपर हो गया, 4 साल हो गए ना, तो फिर स्टॉक एक्सचेंज फाइल करने की जरूरत उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं है। बट अगर अभी वो विद इन द टाइम लिमिट ऑफ 3 ईयर्स, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसको हुए हुए 3 साल से ज़्यादा नहीं हुए हैं, तो उसकी एक कॉपी स्टॉक एक्सचेंज में भी आपको सबमिट करनी होगी। तो कहते हैं कि प्रोवाइडेड सच अग्रीमेंट इफ एनी, अगर कोई बनाया है और बना लें तो अच्छा है, whether subsisting or expired, entered during the preceding 3 years, ये important चीज़ है, from the date of coming into force of this regulation shall be disclosed to the stock exchange for public dissemination। तो इसके बारे में आप स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्मेशन देंगे और स्टॉक एक्सचेंज इसको लिस्ट करेगा और अपनी वेबसाइट पर होस्ट करेगा। तो जो भी
पढ़ना चाहते हैं या इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं कैसे क्या डील हुई है वो पढ़ सकते हैं. Provided further that subsisting agreement, if any, as on the date of coming into force of this sub-regulation, shall be placed for approval before the board in the forthcoming board meeting. Provided further, if the board of directors approve such agreement. तो एक तो ये है कि agreement already चलता चला जा रहा था, तो उसमें अप्रूवल की कोई बात नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी अप्रूव हुआ होगा तभी चल रहा है. बट आज और अभी कोई नया अग्रीमेंट हो रहा है, मान लीजिए जो पहले अग्रीमेंट था वो एक्सपायर हो गया, उसकी जगह नया अग्रीमेंट हम बना रहे हैं, तो कहते हैं कि फिर वही प्रोसेस होगा जो ऊपर बात कर चुके हैं कि पहले बोर्ड के सामने रखा जाएगा. बोर्ड अगर उसे अप्रूव करेगा तो आने वाली जो जनरल मीटिंग है, चाहे एजीएम है चाहे ईजीएम है, उसमें उसको रखा जाएगा. शेयर होल्डर्स उसे ऑर्डिनरी, ध्यान रखें स्पेशल नहीं चाहिए, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से उसे अगर अप्रूव करेंगे तो वो वैलिड मान लिया जाएगा और वो ऑब्वियसली एप्लीकेबल हो जाएगा, लीगली बाइंडिंग हो जाएगा. ये चीज़ यहाँ पे कही गई है. तो कहते हैं प्रोवाइडेड फर्दर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव सच एग्रीमेंट द सेम शैल बी प्लेस्ड बिफोर द पब्लिक शेयर होल्डर्स फॉर अप्रूवल बाय वे ऑफ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन द फोर्थकमिंग, मतलब आने वाली मीटिंग में. प्रोवाइडेड फर्दर दैट ऑल इंटरेस्टेड पर्सन इन्वॉल्व इन द ट्रांजैक्शन कवर्ड अंडर द एग्रीमेंट शैल एब्सट्रेन फ्रॉम वोटिंग इन द जनरल मीटिंग. तो आई थिंक ये पॉइंट अगर वो नहीं भी लिखते तो भी अंडरस्टूड है कि अगर आप कहीं इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स में जो बाकी बातें हैं वो तो हैं, बट आई थिंक ये एक बड़ी कॉमन सी बात है. अगर मैं किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ और उसके ऊपर बातचीत हो रही है तो मैं वोट नहीं करूंगा क्योंकि मेरा वोट सभी को पता है उसी तरफ होगा जहाँ पे मैं इंटरेस्टेड हूँ मोर देन लाइकली. तो मेरी वोटिंग कराने का ना कराने का फायदा नहीं है, वो कराएंगे तो वोटिंग के प्रोसेस को डाइल्यूट ही करेगी. तो वही चीज़ यहाँ पे भी है भाई, अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट हो रहा है और हमें शेयर होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए तो कहते हैं कि जो लोग इन्वॉल्व है, जैसे कि एम्प्लॉय इन्वॉल्व हो गया, उसके बाद भी मान लीजिए शेयर्स है तो वो भी शेयर होल्डर है, एम्प्लॉय भी है, शेयर होल्डर भी है, थर्ड पार्टी है उसके पास भी कोई शेयर है कंपनी के, तो ये कहने के लिए शेयर होल्डर तो हैं और हमें शेयर होल्डर से ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कराना है. बट इन लोगों से जो इंटरेस्टेड है, जो उससे इफेक्टेड होंगे, उनसे उनका वोट नहीं लेंगे, उनको उस दिन उस वोटिंग की प्रक्रिया से या उस पूरे प्रोसेस से दूर रखेंगे, एब्सटेन रखेंगे, उनको इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे. ये चीज़ यहाँ पे कही गई है. आई थिंक यही सारी बात जो है वो इस पार्ट में कही गई है, मतलब इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो अमेंडमेंट है उसमें कही गई है. अब इसको हम यहीं तक रखेंगे और मैं आपको याद दिला दूँ कि अमेंडमेंट्स जो है दिसंबर 2023 के वो सिर्फ इसी सब्जेक्ट के अंदर नहीं है, सारे के सारे सब्जेक्ट्स के अंदर हैं. और आई थिंक जैसे ही जीएमआरसी जो है वो ख़त्म होगा, हम डेफिनेटली नेक्स्ट जो है यानी सेक्रेट ग्रुप 2 जो है, क्योंकि ड्राफ्टिंग में अमेंडमेंट्स है नहीं, टैक्स में पढ़ाता नहीं, तो ग्रुप 1 हो जाएगा अपना. ऐसे सेकंड में तीनों में अमेंडमेंट्स हैं, तो आई थिंक सेक्रेटरियल ऑडिट से हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि चाहे सेक्रेटरियल ऑडिट की बात करें, आरसीडी या सीआरआईबी, सभी में 50, 60, 70, 80 पेजेस के अमेंडमेंट है. अप्रॉक्स पेजेस मुझे नहीं याद है, बट इसी रेंज में. किसी के अंदर ऐसा नहीं है कि 10 पेज के ही हैं, ये पक्की बात है. ऐसा भी नहीं कि 20 के हैं, ऐसा भी नहीं कि 30 के हैं, इससे ज़्यादा के ही हैं. तो जो भी होगा वो सारा का सारा कराऊंगा. अपनी गूगल ड्राइव रेगुलरली चेक करते रहिएगा, इसके पीडीएफ नोट्स और आप क्लासेस जो है वो आपको मिलेंगी, अगर आप डिटेल क्लास के स्टूडेंट हैं तो भी, और अगर फास्ट ट्रैक हैं तो भी. तो चलिए, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग. एंड हमारी टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जो आप लिख रहे हैं वो कितना सही है, कितना गलत है, और कैसे उसको और इम्प्रोवाइज किया जा सकता है, क्योंकि होता है ना एग्जाम में 5 मार्क्स का आपने लिखा, भर भर के लिखा, बट आपको 1 ही मार्क्स मिला. अब आपने सोचा था यार 5 के चलो कुछ नहीं होगा, तो 2.5 तो मिलेंगे, 2 तो मिलेंगे, 3 तो मिलेंगे, भाई जैसे जिसने लिखा है. अब मिला 1 है या आधा है, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है मार्क्स में. तो हमारी टेस्ट सीरीज सबसे पहली बात तो ये है, जो सबसे प्लस पॉइंट है, सबसे बड़ा पॉइंट है, वो ये कि मैं खुद उसे चेक करता हूँ, बच्चे चेक नहीं करते. क्योंकि बहुत जगह मैंने देखा है कि जो टेस्ट सीरीज होती हैं वहाँ पे स्टूडेंट ही एक दूसरे की टेस्ट सीरीज चेक कर रखे होते हैं. तो आई डोंट अग्री विद दैट कंसेप्ट. तो वो मैं खुद यहाँ पे चेक करूँगा और आपको बताऊँगा कि अगर 5 में से आपको आधा मार्क्स मिल रहा है, जो टेस्ट सीरीज है हमारी, अगर मैं आधा दे रहा हूँ, तो क्यों आपको बाकी मार्क्स नहीं मिल रहे ऐसा, और आप क्या लिखेंगे जो बाकी 4.5 मार्क्स हैं. चलो थ्योरी में अगर पूरे नहीं मिलते तो 5 में से 4 आप कैसे ला सकते हैं, ये आपको बताऊंगा. एनालिसिस उसका बताऊंगा, एक डिटेल इवैल्यूएशन शीट जो है वो आपके साथ शेयर करी जाएगी, और ये टेस्ट सीरीज सारे सब्जेक्ट्स के अवेलेबल है, तो उसे भी आप इनरोल कर सकते हैं. हमारा मोबाइल ऐप जिसका नाम है शांतनु एंड तान्या अकेडमी, गूगल प्ले से डाउनलोड करना ना भूलें. अगर आप एक iOS यूजर हैं, एप्पल यूजर हैं, तो आप क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड करें और ऑर्गेनाइजेशन कोड डालें iOS कह रहा हूँ IGED, क्योंकि पूरा दिन दिमाग में एंड्रॉइड iOS चलता रहता है. IGED का कोड डालें अगर आप iOS के यूजर हैं, एप्पल के यूजर हैं. अगर एंड्रॉइड है तो कुछ नहीं, गूगल प्ले पे जाएं, शांतनु एंड तान्या अकेडमी टाइप करें और मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और एंजॉय करें बहुत सारी फ्री सर्विसेज का. थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग.